नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट टॉपिक पर मैं साइक्लोन्स के ऊपर तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पूर्व में मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें पहला वीडियो था साइक्लोन्स यानी चक्रवात क्या होते हैं। दूसरा वीडियो में मैंने चक्रवात नामकरण, इन चक्रवातों का नाम कैसे विकसित हुआ, उनका नाम कैसे पड़ता है, और तीसरा वीडियो कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात जो हिंद महासागर के क्षेत्र में आते हैं, आज उस पर चर्चा करूंगा कि कुछ उनके उदाहरण जो इधर हिंद महासागर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चक्रवात है। क्योंकि ये जान लीजिए कि चक्रवातों से प्रश्न सबसे ज्यादा आता है और उनमें भी जो सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जामिनेशन यानी यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है वो हिंद महासागर में आए चक्रवातों पर होता है। अब ये जान लीजिए हर साल लगभग 2 से 4-5 महत्वपूर्ण चक्रवात हिंद महासागर में जरूर। महत्वपूर्ण इसलिए कहूंगा कि विश्व भर की दृष्टि से देखूं तो लगभग 100, 150, 200 ऐसे चक्रवात विश्व भर में आते हैं। हरिकेन, टोर्नाडो, तूफान, टाइफून, साइक्लोन्स यानी चक्रवात को देखें तो इस क्रम में 250 चक्रवात विश्व भर में साइक्लोन्स आते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण वो चक्रवात होते हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा तबाही वाले या बड़ी तीव्र गति से आए हैं, बहुत स्पीड में, यानी कैटेगरी जिनकी ज्यादा रही है, और विशेष रूप से भारत को प्रभावित करने वाले जो चक्रवात है। तो हिंद महासागर में उपजे जो अब तक के महत्वपूर्ण चक्रवात हैं, आज उनका पूरी एक सारणियन मैं अध्ययन करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा 1999 में आए उड़ीसा साइक्लोन की, जिसे साइक्लोन 05B और पारादीप साइक्लोन भी नाम दिया जाता है। तो 1999 में उड़ीसा साइक्लोन, तो पहला जो साइक्लोन चर्चा का विषय है वो उड़ीसा साइक्लोन। उड़ीसा साइक्लोन दैट इज ये अब तक का भीषणतम साइक्लोन माना जाता है। दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन दैट अराइजेस इन इंडियन ओशन, और ये हिंद महासागर में 25 अक्टूबर 1999 में उपजा था। इसकी रफ्तार 260 किलोमीटर मानी गई। ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में अभी लेटेस्ट जो तूफान आया है अम्फान, वो भी 260 किलोमीटर, 250 से 260 किलोमीटर के आसपास की गति रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसने ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, इसलिए इसे ऊपर रखा गया है। इसमें लगभग 10,000 लोगों को मृत्यु हो गई थी। जाहिर सी बात है, यह वह समय हुआ करता था जब इंडिकेशंस बहुत कम, आज से आप समझ रहे हैं 21-22 साल पहले ये तूफान आया था, और 22 साल पहले सैटेलाइट्स का उतना ज्यादा प्रयोग नहीं था, क्योंकि भारत में ही ये मान लीजिए कि 2004 में नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और सैटेलाइट्स वगैरह का उतना प्रभावी वर्क नहीं था। उस समय इंटरनेट का भी उतना उपयोग कम हुआ करता था। बहुतायत लोग जानकारी के अभाव में साइक्लोन्स से प्रभावित हो जाते थे। अंतरराष्ट्रीय संगठन SSHS क्या है, मैंने आपको बताया था, सैफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल SSHS के अनुसार इस चक्रवात को श्रेणी 5 का रखा गया था। पहली सी बात है, 250 के ऊपर, 252 के ऊपर के चक्रवातों को श्रेणी 5 के अंतर्गत रखा जाता है। 1999 के बाद अम्फान चक्रवात जो इस वर्ष आया 2020 में, वो भी श्रेणी 5 का रखा गया। मैं उसके विषय में भी आपको लेटर आगे बताऊंगा। लेकिन इस क्रम में सीक्वेंस के अनुसार बात करूं तो अगला जो भयंकर तूफान आया हिंद महासागर के में वो था फेलिन। तो चलिए अगला चर्चा करते हैं फेलिन। अब नाम पर आपको मैंने नॉमेनक्लेचर के विषय में बताया था, अगले वीडियो में मैंने समझाया था कि नॉमेनक्लेचर का जो नामकरण की प्रक्रिया है फेलिन और ओडिशा साइक्लोन, ये एक्चुअली देशों के द्वारा सुझाया गया पहले से ही है। तो यहाँ पर ये जो फेलिन है ये थाईलैंड द्वारा सुझाया गया नाम है। अब तक में हिंद महासागर में ये दूसरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा और तीसरा में क्रम में रखा जाएगा, क्योंकि दूसरा तो अभी अम्फान हो गया है, इसे हम तीसरा मान सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा भीषणतम तूफान है जो 4 अक्टूबर 2013 को थाईलैंड की खाड़ी में उपजकर
अंडमान सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में भयंकर उत्पात मचाते हुए थमा था। इसका नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। इससे प्रमुख क्षेत्र जो प्रभावित थे वो थाईलैंड, म्यांमार और भारत थे। प्रमुख प्रभावित जो भारतीय राज्य थे वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित झारखंड इत्यादि है। इसकी रफ्तार 215 से 260 किलोमीटर आंकी गई थी। इस चक्रवात को भी श्रेणी 5 के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण तूफान है वो नीलोफर है। नीलोफर के विषय में भी बहुत यहाँ पर प्रश्न पूछा गया एग्जामिनेशन में। नीलोफर की गिनती 2014 के ही तूफानों में की जाती है। 25 अक्टूबर 2014 को अरब सागर में उपजा नीलोफर चक्रवात भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में विद्यमान रहा। यह तूफान 25 से 31 अक्टूबर तक रहा। वायु की गति 185 किलोमीटर से 215 किलोमीटर मापी गई। अब आप समझ सकते हैं 185 से 215 यानी चौथी श्रेणी के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। नीलोफर से भारत के 2 प्रमुख राज्य राजस्थान और गुजरात प्रभावित रहे। नीलोफर का तात्पर्य क्या है? वाटर लिली, और इस नाम को जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सुझाया था। इस तूफान से कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि अब जाहिर सी बात है तूफानों से ज्यादा क्षति इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि नामकरण क्योंकि सैटेलाइट्स के द्वारा पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो चौथा तूफान था जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद वास्तव में इस नाम की बात करें तो ये हुदहुद शब्द ओमान द्वारा सुझाया गया, जो कि एक तीतर परिवार की पक्षी का नाम होता है। और हुदहुद वास्तव में एक चिड़िया का नाम होता है। और इस हुदहुद को का वर्णन कुरान में किया गया है। कुरान में यह बताया गया है कि सुलेमान की कहानी है जिसमें हुदहुद एक पक्षी प्रकट होती है जो सुलेमान को विश्व को बचाने का रास्ता दिखाती है। तो इस प्रकार से ये एपिकल बर्ड हो जाती है। जैसे हमारे हिंदू समाज में रामायण में गरुड़, और रामायण में जो काकभूषणी हैं, गरुड़ हैं, ये एपिकल बर्ड हैं। और इसके अलावा एक और नाम याद नहीं आ रहा, स्लिप कर रहा है। जब लोग जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, तो जटायु महाराज जो उनका कहा, तो वो भी एपिकल बर्ड है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये एपिकल बर्ड है जो कि कहा जाए कुरान में वर्णित है। तो हुदहुद की इसी नाम से जो है तूफान का नाम रखा गया। इसकी गति 185 से 215 किलोमीटर थी, यानी चौथे रेंज का यानी कैटेगरी 4 का तूफान था। और इसने विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया। हुदहुद काफी ज्यादा कहा जाए तो प्रभावित करने वाला था। 2014 में मुझे याद है कि कोचिंग के क्षेत्र में भी, इसके इलाहाबाद तक भी इसका बड़ा प्रभाव था। काफी पेड़ वगैरह गिर गए थे और काफी सड़कें इसने उस समय नुकसान पहुंचाया था। सड़कें वगैरह सब बंद हो गई थी। इसके बाद चलिए 5वें तूफान पे चलते हैं जिसका नाम वर्दा है। वर्दा 6 दिसंबर सन 2016 को उत्तर हिंद महासागर में उपजा वर्धा नामक तूफान ने काफी उत्पात मचाया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित दक्षिण भारत के कई राज्य से प्रभावित रहे। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया भी इससे अनप्रभावित राष्ट्र रहे। 3 दिसंबर को मलय पेनिनसुला में निम्न दाब वायुदाब के उत्पन्न होने से 6 दिसंबर को यह तूफान हिंद महासागर में उपजा, जो 13 दिसंबर सन 2016 तक भारतीय राज्यों को प्रभावित करता रहा। इस तूफान की गति मात्र 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 11 दिसंबर सन 2016 को इस तूफान ने चेन्नई के निकट भारी भूस्खलन किया, जिसकी वजह से इसे विशेष रूप से पहचाना गया। विशेष रूप से ये कहा जाए कि ये इसको महत्व दिया गया। वर्धा नाम को पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया था, जिसका तात्पर्य होता है रेड रोज, लाल कहा जाए तो गुलाब। तो ये मैंने आपको ये 5 तूफान 2016 में ये तूफान आया था। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट तूफान है उसकी बात मैं करूंगा। छठा 2017 में आया तूफान जिसे हम कहते हैं ओखी तूफान। 2017 में ओखी आया था। इसने विशेष रूप से श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स को प्रभावित किया।
2015 में आए मेघ तूफान के बाद अरेबियन सी यानी अरब सागर में उत्पन्न यह दूसरा खतरनाक साइक्लोन है। ये कैटेगरी 3 के अंतर्गत रखा गया, जिसमें 155 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति रखी गई थी। 29 नवंबर सन 2017 को बंगाल की खाड़ी में उपजकर यह तूफान श्रीलंका, भारत और मालदीव में भयंकर तबाही मचाता है और 6 दिसंबर सन 2017 को अरब सागर में समा गया। इसमें 318 लोगों की जान गई। तो आप समझ सकते हैं 318 लोग काफी बड़े पैमाने पे आज के समय में, यानी जब विकसित अवस्था में हम हैं, तब अगर इतने लोग मरे तो समझ सकते हैं कि इस तूफान ने कितना भयंकर उत्पात मचाया था। इसके बाद 2018 के तूफान की चर्चा करेंगे, मेकुनु नाम का। देखिए यहाँ पर कई तूफान आए हैं 18 में, लेकिन हम बस जो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला और कैटेगरी के अनुसार देखा जाए तो उच्च कैटेगरी का, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेकुनु की बात करेंगे। मेकुनु 21 मई सन 2018 को अरब सागर में कहा जाए अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ एडन से उपजता है। ये मेकुनु नामक तूफान यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया में भारी तबाही मचाता है। इसका प्रभाव 27 मई तक देखा गया। 175 से 185 किलोमीटर की गति इसकी रिकॉर्ड की गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर ये तूफान रहा होगा। 185 किलोमीटर की गति और कुल इसने 31 लोगों की मौत करी, यानी एक प्रकार से 31 लोग इस जान गंवा बैठे और $1.5 बिलियन का नुकसान देखने को मिला। इस तूफान के बाद हम 8 नंबर पे आते हैं। 8वां तूफान जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है कयार। कयार 2019 में आए भयंकर तूफानों में से एक था। कयार 24 अक्टूबर 2019 में अरब सागर में उपजता है और इस तूफान ने पश्चिमी भारत, ओमान, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सकोत्रा व सोमालिया में भारी उत्पात मचाया, यानी अरब के देशों में भारी उत्पात मचाया और 3 नवंबर 2019 को सोमालिया व सकोत्रा के करीब आकर अरब सागर में ये थमा यानी समा गया। तूफान की गति 240 किलोमीटर की रिकॉर्ड की गई, यानी एक बार फिर चतुर्थ श्रेणी का तूफान कई वर्षों बाद आता है, कैटेगरी 4 का तूफान। सन 2007 में इससे पूर्व गोनू नामक तूफान ने अरब सागर में उठा था, जो कि सबसे खतरनाक तूफान कहा जाए अरब सागर का माना गया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था। उसके बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक यानी स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन माना गया। महत्वपूर्ण तत्व यह रहा कि इस तूफान से कोई हताहत नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात, किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। प्रमुख रूप से सागर में ही केंद्रित था, तो इसमें समुद्र में ही हवाएं चलती रही, टाइड्स आते रहे और समुद्र में ही घूमता रहा। तो इस प्रकार से ये तूफान आया, लेकिन इस तूफान ने कहा जाए तो भारी नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से ये तूफान काफी लोगों को सुरक्षित रख सका। अब चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, वेरी लेटेस्ट 2020 का तूफान, और वो है अम्फान। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष आया है और तूफान का टाइम यही रहता है, यानी पीरियड मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास का। और एक तूफान अभी यहाँ आया है, तो जाहिर सी बात है अगर आना होगा तो एक आध तूफान और आएगा इस पीरियड में। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि संभावित तिथि नवंबर या दिसंबर होगी, तो नवंबर दिसंबर तक के तूफानों के दृष्टिकोण से 2020 के तूफान में अम्फान तूफान बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्फान तूफान के एक एक वर्ड को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में सम्मिलित होगा। अम्फान जो है 1999 के उड़ीसा साइक्लोन के पश्चात बंगाल की खाड़ी में उपजा पहला सुपर साइक्लोनिक तूफान माना जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि उड़ीसा साइक्लोन के बाद, जो 1999 में उड़ीसा साइक्लोन था, उसके बाद 2020 यानी 22 साल बाद उससे या उतना ही भयंकर तूफान फिर से देखने को मिला, जिसकी उत्पत्ति 16 मई सन 2020 में बंगाल की खाड़ी में हुई, जिसने 21 मई 2020 तक भारत की वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में भारी तबाही मचाई।
इसकी औसत गति 240 से 260 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अब 260 किलोमीटर में उड़ीसा भी आता है, 260 किलोमीटर में अम्फान भी आता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये लेटेस्ट अभी इसी वर्ष का आया हुआ तूफान है। इस प्रकार यह कैटेगरी 5 के अंतर्गत रखा गया, जो कि सैफिर सिम्पसन हरिकेन स्केल के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। इसमें कुल 128 लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप समझ सकते हैं आज के इस आधुनिक दौर में भी तूफानों ने 128 लोगों की मृत्यु कर दी। बर्बादी के दृष्टिकोण से $13.6 बिलियन का नुकसान हुआ। यह तूफान सन 2007 में बंगाल की खाड़ी में उपजे व गंगा डेल्टा में भयंकर तबाही मचाने वाले तूफान SIDR के पश्चात आया इस दोयाब में दूसरा भयंकर तूफान भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर अम्फान तूफान इज वेरी इंपॉर्टेंट। 260 किलोमीटर की रफ्तार, कहाँ उपजा, किस क्षेत्र को प्रभावित करा, वेस्ट बंगाल को प्रभावित करा, उड़ीसा को प्रभावित किया, आंध्र प्रदेश को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित किया। किन देशों को? तो भारत, श्रीलंका को प्रभावित करता है, भूटान को प्रभावित करता है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना नुकसान करता है, 13.6 बिलियन का नुकसान करता है। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको यहाँ पर तूफानों के विषय में एक विस्तृत जानकारी दी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस पर अपने कमेंट जरूर लिखें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं नए वीडियोस बनाऊं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस जिसमें और भी एजुकेशनल पॉइंट्स आपको दे सकूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। मैं जल्दी आपको एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ फिर मिलूंगा और नए टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद और नमस्कार।